जोहार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले देखिए आप खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाई जा रही है कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना। राज्य के किसान अपनी भाषा में पा सकते हैं कृषि संबंधी जानकारियां। निकाई गुड़ाई के लिए उत्तम उपकरण है बीड हो। राज्य के किसानों को बेहतर कृषि उत्पादन पाने के लिए अच्छे से अच्छा कृषि संसाधन मुहैया कराने के दृष्टिकोण से राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि एवं गन्ना विकास विभाग और भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। राज्य के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग और भूमि संरक्षण विभाग झारखंड द्वारा राज्य के कई जिलों में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत जिलों में प्रखंड स्तर पर कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना की जा रही है। इस काम के लिए विभाग स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता समूह, कृषक मित्र, लैंप, पैक्स, सहकारी समितियां और कृषि विज्ञान केंद्रों जैसी संस्थाओं को जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीदारी में भी अनुदान का प्रावधान है। राज्य के किसानों को नए वैज्ञानिक कृषि तकनीकों और कृषि से जुड़ी अन्य विषयों जैसे कृषि उत्पादन, पौधा संरक्षण, पौध प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन, कटाई, कृषि प्रौद्योगिकी, बीमा और बाजार के साथ साथ मौसम संबंधी जानकारियां सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहुंचाने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि प्रसार शिक्षा विभाग द्वारा कृषि विशेषज्ञ प्रणाली का विकास किया गया है। ये जानकारियां राज्य के किसानों को उनकी अपनी भाषा जैसे नागपुरी, संथाली, कुडुख, मुंडारी के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में भी मिल सकेगी। सब्जियों की खेती करने वाले कृषक आने वाले मई महीने में फ्रेंच बीन लगा सकते हैं। इन दिनों फ्रेंच बीन की लत्तेदार किस्में लगाई जाती हैं। लत्तेदार फ्रेंच बीन की केतकी वंडर, बिरसा प्रिया और स्वर्णलता प्रभेद अच्छी फलन देने वाली होती है। फ्रेंच बीन की दो प्रकार की किस्में हमारे किसान भाई लगाते हैं, एक लत्तीदार किस्में और दूसरा झाड़ीदार किस्में। आने वाले समय यानी मई महीना लत्तेदार फ्रेंच बीन लगाने के लिए उत्तम समय है। इस फ्रेंच बीन के केतकी वंडर, बिरसा प्रिया और स्वर्णलता प्रभेद झारखंड की मिट्टी और जलवायु के लिए अच्छी होती है और बेहतर उपज प्रदान करती है। इन किस्मों के 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 125 से 150 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। वैसे तो टमाटर के फसल में कई प्रकार के रोग एवं कीटों की समस्या आती है। ऐसी ही एक समस्या है टमाटर में फूलों और फलों के झड़ने की, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्या से कैसे निपटे, आइए जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, अभी जैसे आपका टमाटर लगा हुआ है, टमाटर में फूल दे रहा है। यदि टमाटर में फूल झड़ रहा है तो इसके लिए प्लेनोफिक्स करके दवा आता है, उसका 2.5 ml प्रति 10 लीटर पानी मिलाकर इसका छिड़काव करें 10 दिन के अंतर पर 2 बार, तो फल झड़ना रुक जाएगा। निकाई गुड़ाई के लिए वैसे तो अनेकों उपकरण उपलब्ध हैं, परंतु वीड हो एक ऐसा उपकरण है जो वैसे घासों को भी जड़ समेत उखाड़ने में सक्षम है, जिसकी जड़ें जमीन में गहरी जाती हैं। बहुत प्रकार के अनावश्यक खरपतवार ऐसे होते हैं जो हाथों या साधारण कृषि यंत्रों द्वारा पूरी तरह से जमीन से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि इनकी जड़ें जमीन में काफी अंदर तक जमी होती हैं। ऐसे में पूरी तरह से इनका नियंत्रण भी नहीं हो पाता है। इस प्रकार के घासों के नियंत्रण के लिए ये विडहो नामक उपकरण बहुत ही उपयोगी है। विडहो ऐसे घासों को पूरी तरह से उखाड़ने में सक्षम है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कृषि समाचार में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की। तो आइए मिलते हैं सफल किसान से। मैं
स्नातक करने के बाद खेती बाड़ी में जब नौकरी चाकरी नहीं हुआ तो खेती बाड़ी में लग गया और सब्जी के साथ साथ एवं पुरानी परंपरागत फसलों के साथ साथ मैं बागवानी पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ। मैं अपने बंजर भूमि लगभग 35 एकड़ और अन्य किसानों का भी मिलाकर है, उस पर CCDS की सहायता से राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत आम का फसल लगाया हूँ जो लहलहा रहा है और आपके सामने बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जब इसका उत्पादन शुरू होगा तो इससे हमारी आर्थिक समृद्धि होगी, आमदनी में वृद्धि होगी। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में अनाजों के भाव पिछले कुछ समय से लगभग स्थिर हैं। मूल्यविदों के अनुसार मौसम की प्रतिकूलता के कारण तिलहनी और दलहनी अनाजों के भावों में बढ़ोतरी संभव है। उधर सब्जी मंडियों में भावों को लेकर स्थिरता बनी हुई है। बाजार में नए आलू की अच्छी आवक से आलू के दाम घटे हैं। वहीं आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5500 रुपए से लेकर अधिकतम 6900 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 5400 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3450 रुपए से लेकर अधिकतम 4500 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8300 रुपए से लेकर अधिकतम 9400 रुपए। आलू न्यूनतम 600 रुपए से लेकर अधिकतम 900 रुपए और प्याज न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। दादा दादा, अरे दादा, अरे क्या हुआ रे भक्ता? हम तो बर्बाद हो गए दादा। अरे कौन आता है भक्ता? दादा, हमारे फसल को पाला मार दिया दादा। सब फसल बर्बाद हो गया, कैसे करेंगे? बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ? रो कह रहे हैं? बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? आप कह रहे हैं, बताइए ना। हम बर्बाद हो गए बेटा, पूरा फसल को पाला मार दिया, पूरा फसल बर्बाद हो गया बेटा। अब हम महाजन का कर्ज और ब्याज कहाँ से चुकता करेंगे? बाबूजी, हम सब कर्ज चुका देंगे। तू कहाँ से चुकता कर पाएगा बेटा? बाबूजी, मैंने हमारे फसल का बीमा करवा लिया था। फसल का बीमा? हाँ बाबूजी,
सरकार ने किसानों की मदद के लिए कृषि बीमा योजना चलाई है। हाँ, ये कृषि बीमा योजना हमारे लिए जीवन दान की तरह है। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। दीदी दीदी जोहार। अरे जोहार जोहार। क्षमा करो दीदी। कहाँ थे आप लोग? अरे क्षमा करो दीदी, आज देरी हो गया। अच्छा, क्या बात हो गई? अरे आज देरी हो गया दीदी, इसे का बोलियो। अरे दीदी एक चलते किसान आगे चलते देरी हो गया ना। अच्छा, हमर चलते भेलाओ। अरे कितना बोलते हैं। अरे तो केकर चलते देरी होलो? अरे दीदी उ शुक्रादा हलो नहीं से रास्ता में भेटा गला। अच्छा, शुक्रा के जाना थी रे। शुक्रादा कौन? अरे दीदी उ मंदिर थी ना, गछ ना खाओ। गछ से दुकान करला शुक्रा। वो है शुक्रा भेटा गला। अच्छा, फिर से पूछे लागलो नहीं कि किसना दा से गर्मा मक्का कर खेती करे चाहतियो, से इकर बारे में हमके जानकारी दे। तो बोलिए शुक्रा दा हमके माफ कर दे, हम खान दीदी ठना जातियो। पूछ ताज के तो के बताबाओ। हाँ। कुरे में देरी भेलो दीदी। हाँ दीदी, ये बात तो किसानदार सही बोल रहे हैं। तो ये समस्या थी। हाँ। तो चलिए, इसके लिए तो हम पहले चलेंगे अपने विशेषज्ञ के पास। हाँ, वो ही हमें इसके बारे में जानकारी दिला पाएंगे। हाँ दीदी। तो चलिए अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार से मिलते हैं। वो बता रहे हैं हमें इसके बारे में, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी नरेश पौराणिक। झारखंड की जलवायु मक्का फसल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। खेत का चुनाव, उन्नत प्रभेदों की जानकारी, बीजोपचार का महत्व और उर्वरकों का सही मात्रा के प्रयोग से हम मक्का फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मौसम के बदलाव से तापमान में वृद्धि हो जाती है, अतः गर्मी में फसलों को लगाने के पूर्व बहुत सारी बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। ठीक ढंग से देखभाल न करने की स्थिति में हमें हमारे फसलों से बहुत कम उत्पादन प्राप्त होता है। वैज्ञानिकों के सलाह पर हमें मिट्टी जांच करानी चाहिए, जिससे हमें पता चल जाता है कि मक्का फसल के लिए हमारी मिट्टी में मौजूद उर्वरा शक्ति प्रचुर मात्रा में है या नहीं। मिट्टी जांच के बाद खेत की जुताई कर पाटा से मिट्टी को समतल कर देना चाहिए, जिससे मिट्टी हल्की और भुरभुरी हो जाती है और बीजों का सही अंकुरण होता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि मक्का फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए खेत में कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना फसलों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहता है। बीजों का स्वास्थ्य मिट्टी में ठीक रहे, अंकुरण भी सही तरीके से हो और मिट्टी में मौजूद कीड़े मकोड़े द्वारा हमारे बीज को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए बीजों को रासायनिक दवा वेवस्टीन से बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। सबसे पहले आप खेत की अच्छी जुताई कर लें, 2-3 बार ट्रैक्टर चला करके पाटा करके इसको चला करके समतल कर लें। उसके बाद 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी बना लें और 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी रख बीज की दूरी रख करके बुआई करें। बीज बुआई करने से पहले आप बीज को बेविस्टिन से बीज उपचार कर लें। बेविस्टिन एक फफूंदनाशी दवा है, इसके उपचार से आपका फफूंद बीमारी नहीं लगता है। उर्वरकों के संतुलित मात्रा के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार और हमारी फसल से भी हमें अच्छी उत्पादन प्राप्त होती है। चूँकि झारखंड की मिट्टी अम्लीय है, अतः बुआई से पहले मिट्टी में 1 से 1.5 क्विंटल चूने का भुरकाव करने से हमारी मिट्टी मक्का की खेती के लिए उपयुक्त हो जाती है। और अगर मक्का की खेती में लगने वाले उर्वरकों की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मुख्य रूप से फसलों की बढ़वार में काफ़ी मदद पहुंचाते हैं। 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास। इसमें जो है नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पहले आप कतार में डाल दें। अगर हम लोग ये झारखंड में मक्का की खेती करते हैं तो यहाँ की मिट्टी थोड़ा अम्लीय है। इसमें आप प्रति एकड़ 1 से 1.5 क्विंटल आप चूने का भी व्यवहार करेंगे। इससे आपका जो है उपज में करीब 15-20% ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक ये नाइट्रोजन उर्वरक का सवाल है तो उसके लिए आप 1/3 बुआई के पहले डालेंगे, बाकी जो 2/3 है उसको आप जो है 2 भाग में बांट करके, पहला जो है आप 1 महीना के बाद जब निकाई गुड़ाई करते हैं उसके बाद खेत में डाल देंगे, और जो अंतिम 1/3 भाग है उसको भुट्टा धनवाल निकलने के समय आप
पौधा के पास, जड़ के पास डाल देंगे। मक्का फसल की खेती से हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं अगर उन्नत प्रभेदों की जानकारी हो तब। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मक्का के अनुशंसित प्रभेदों में सुआन, बिरसा विकास मक्का 1 और बिरसा विकास मक्का 2 तथा हाइब्रिड किस्मों की बात करें तो HPQM 1, HPQM 5 और कंचन नामक प्रभेदों से हमें कम दिनों में ही अच्छा खासा उत्पादन प्राप्त हो सकता है। मक्के की अनुशंसित किस्में हैं, उसमें सुआन, बिरसा मकई 1, बिरसा विकास मक्का 2, इसके अलावा कुछ हाइब्रिड किस्में हैं जिसमें कि HQPM 1, HQPM 5 और कंचन जो किस्में हैं ये झारखंड में अच्छी उपज देती है। मक्का फसल ठीक ढंग से वृद्धि हो इसके लिए सिंचाई कब कब और कितनी मात्रा में करनी चाहिए, इसकी जानकारी किसानों को होनी चाहिए। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार जब मक्का फसल के पत्ते मुरझाने लगे तब सिंचाई करना फायदेमंद रहता है तथा 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना सही होता है। हर 8-10 दिन में सिंचाई अवश्य करना चाहिए। जब किसान भाई देखें कि जो मक्का का पौधा है वो उसका पत्ता जो है मुरझाने लगता है तो उसमें वो सिंचाई अवश्य कर देंगे। फसलों के बढ़वार के समय खरपतवार भी हमारे पौधों के साथ साथ बढ़ते हैं, अतः खरपतवार को समय समय पर नियंत्रित करते रहना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए हम 2 तरीका अपना सकते हैं, जिसमें निकाय गुड़ाई या डच हो उपकरण से तथा रासायनिक दवा एथराजीन का घोल बनाकर खेत में छिड़काव करने से हम खरपतवार से अपने फसलों को नुकसान होने से बचा सकते हैं। इन्हीं सब तकनीकों को अपनाकर मक्का फसल की खेती कर हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जो खरपतवार है वो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो है कि आप जो अपना देसी तरीका है उसमें एक निकाई गुड़ाई करते हैं 1 महीना के, जब बुआई के 1 महीना के आसपास में उसमें डच हो से किसान भाई निकाई गुड़ाई करते हैं, उसमें आपका जो है खरपतवार निकल जाता है। और दूसरा है रासायनिक विधि से खरपतवार निकालने का, वो उसमें आप जो बुआई के समय ही एट्राजिन नाम का जो रसायन है उसका 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से आप बुआई के 3 दिन के अंदर आप खेत में ही स्प्रे करेंगे 600 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर के दर से, तो आपका जो है बहुत कम खरपतवार निकलता है। दूसरा है कि जो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार होते हैं वो आपका 25 से 30 दिन के आसपास उसको आप आधा केजी 200 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे करेंगे तो उससे जितना भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो उससे मर जाते हैं। ये हैं श्रीमान भोलू भाई, ये हैं श्रीमान समझू भाई। भोलू भाई हैं बड़े ही भोले, समझू भाई हैं बड़े ही सुलझे। भोलू भाई ने सब्जी लगाया, समझू भाई ने भी सब्जी लगाया। भाई समझो, हाँ? तुम भी टमाटर लगाए और हम भी टमाटर लगाए। हाँ? तो क्या तुम्हारी और मेरी जमीन बराबर है, फिर तुम पैसा ज्यादा कैसे कमाए? अच्छा भाई भोलू, एक बात बताओ, तुम बीज टमाटर के कौन से लगाए? अरे वो बताओ। अरे जो मिला वही लगा दिए। यही तो बात है भोलू, अब जो भी बीज लगाने से काम नहीं चलेगा, उन्नत किस्म के बीज लगाओ और पैदावार बढ़ाओ। जी हाँ, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर सफल एवं अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्म के बीज अपनाएं। धन्नो? हाँ भाई मनु। ये बिरसा हमेशा मोबाइल में लगा रहता है। बताओ कितना कम चोरी करता है, फिर भी इसकी फसल लहलहा रही है, ऐसा क्यों? जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ भाई धन्नो, काला तो है। अरे भाई, दाल में कुछ काला नहीं है, हम तो किसान कॉल सेंटर में बतिया रहे थे। किसान कॉल सेंटर? हाँ, किसान कॉल सेंटर। सरकार ने किसानों की मदद के लिए ये किसान कॉल सेंटर बनाए हैं। कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो 1800-180-1551 पर फोन कर सकते हो। अब फोन का पैसा नहीं लगता है? अरे नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त है। तुम सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, और वो भी साल के 365 दिन। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हाँ, तो किशन भैया, कन्हैया भैया, अगर आप लोगों को कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। अरे ऐसा टुकुर का ताकत है, पूछ लीजिए, पूछेगा। अरे बोलने दीजिएगा तब तो पूछेंगे। पूछ जल्दी। हाँ, बोलिए। अरे दीदी, वो अपना बागान में ना दीदी आम गाछ है ना,
और लीची गाछ भी लगाए थे। अच्छा। अब दीदी अब उसमें जब फल आया छोटा छोटा टिकोला हुआ दीदी तो अपने आप झड़ रहा है दीदी। अब हमको तो ये जानना चाह रहे हैं कि दीदी आखिर कैसे इसका रोकथाम करें हम। ये तो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। किसान भाइयों, आप भी इस समस्या से जूझ रहे होंगे। आम और लीची के टिकोले आजकल किसी कीड़ों के लगने से झड़ने लगते हैं, तो इसकी देखभाल कैसे करें, उसके लिए हम चलेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. द्विवेदी के पास, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक वैज्ञानिक हैं डॉक्टर A.K. द्विवेदी, जो हमें जानकारी देंगे कि गर्मी में आम एवं लीची के टिकोलों की कैसे देखभाल की जाए। जब मंजर के बाद छोटे छोटे टिकोलों लग जाते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने विषय चुना है जी हाँ, कि आम और टिकोलों की देखभाल, तो इसमें सबसे प्रारंभिक बात क्या होनी चाहिए? टिकोलों की देखभाल की बात जब आती है तो हमें आरंभ करने पड़ेगा एकदम आरंभ से, जहाँ से कि टिकोलों की शुरुआत होती है। उस दिन को यदि हम भूल जाएंगे तो अभी बीच में, अभी जैसे कि आम में देखिएगा कि अभी टिकोले आ चुके हैं, कुछ कुछ में और कुछ में आ रहे हैं, लीची में आने वाले हैं। तो ये अभी से अगर हम अभी से जो समस्या हो रही है उसके समाधान की बात करेंगे तब हम जो हमें लक्ष्य है वो लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा। इसके लिए हमें शुरुआत से ध्यान देना पड़ेगा। तो किसान भाई कुछ बात नोट रखें। पहला तो दशहरा के आसपास में अंतिम बारिश होती है हथिया नक्षत्र में हमारे यहाँ। हथिया नक्षत्र के बारिश के बाद आप आम और लीची में सिंचाई कदापि न करें, पूर्णतः बंद कर दें। नहीं अगर बंद करेंगे तो जब सिंचाई जारी रहेगी तो उससे क्या होता है कि जो पौधे में दो तरह का निकलता है आपको। एक तो होता है कि जो फूल वगैरह पोर्शन होता है वो निकलता है, दूसरा पत्ती वाला पोर्शन निकलता है। तो अगर सिंचाई जारी रहेगी तो फूल वाला न हिस्सा निकल कर पत्तियों वाला हिस्सा ज़्यादा निकलेगा और इस तरह से हमारा फसल प्रभावित होगा। आप देखते होइएगा कि कभी कभी दिसंबर के महीने में बारिश हो जाती है तो आम के पौधे में पेड़ में देखेंगे कि जहाँ फूल निकला है उसी में बीच बीच में पत्ता भी निकला रहता है। वो यही परिणाम रहता है कि जो फूल वाला जो निकलना चाहिए था अंश, उसके बदले में वहाँ पर पत्ती निकल गया है। तो ये चीज़ तभी रुकेगा जब आप दशहरा के समय से ही, हथिया नक्षत्र के आसपास से ही आप अपना प्रबंधन में लग जाइए कि आप सिंचाई पूर्णतः बंद करिए। अब सिंचाई आरंभ कब करेंगे? सिंचाई आरंभ करेंगे जैसे ही हमारे पेड़ों में फूल दिखाई देने लगे। आम और लीची में फूल आने के जब 50% फूल आ जाते हैं उस समय से हम सिंचाई आरंभ करेंगे, उसके पहले कदापि नहीं करेंगे। सिंचाई हम हर एक इन पेड़ों में हर एक 15 दिन के अंतराल पर, 15 से 20 दिन के अंतराल पर एक सिंचाई देंगे। हल्की सिंचाई देंगे, ज़्यादा भारी सिंचाई नहीं देंगे। अगर हम ज़्यादा भारी सिंचाई देंगे तब क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा कि बहुत दिन सिंचाई बंद रहने के बाद में हठात जब पानी जाता है पौधे के शरीर के अंदर में तो उससे फल जो होता है वो फल के जो बाहरी छिलका उस पर बहुत ज़्यादा भीतर से प्रेशर पड़ता है और प्रेशर से वो फल फटते हैं। तो लीची में आप देखिएगा खास करके कि अगर बारिश वगैरह हो जाता है या हठात लंबे अंतराल के बाद पानी देते हैं तो हमारा फल फटता है, वो यही इसी का परिणाम है। तो इसके लिए आपको सिंचाई पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। सिंचाई कब करें, कितना करें, कितने दिन के अंतराल पर करें, इस बात को हमेशा आम और लीची दोनों के कंडीशन में आप ध्यान दें। ये तो सिंचाई की बात हुई। दूसरा है पोषक तत्व का प्रबंधन। पोषक तत्व का प्रबंधन इन पेड़ों में किसान भाई जो भी देते हैं वो गोबर का खाद देते हैं, रासायनिक खाद देते हैं। इनको साल में 2 बार, एक जून जुलाई महीने में जब बारिश आरंभ होता है उसमें, और दूसरा हम लोग अभी ही ये जब फरवरी के महीने में जब गर्मी का चढ़ाव चालू हो जाता है, जाड़ा का उतार होता है, उसमें हमको इनके खेतों में हमें पोषक तत्व डालना है। पोषक तत्व कितना डालना है? तो गोबर की खाद भरपूर, जितना अब उम्र है उम्र के ऊपर निर्भर करेगा। पेड़ का जितना बड़ा, हम लोग जैसे आदमी में बच्चा 1 रोटी खाता है, आधा रोटी खाता है, हम लोग 4-5 रोटी खाते हैं। पेड़ के साथ भी यही है कि पेड़ को भी आपको पोषक तत्व उसके उम्र के मुताबिक देना पड़ेगा। आप क्या कीजिए कि पेड़ को जो उसका छत्रक जो बनता है, छाया बनता है ज़मीन पर, उसको जड़ के पास से किनारे को नाप लीजिए, उसको 3 हिस्सा बांट दीजिए। बीज का जो हिस्सा हुआ उसी हिस्से में आपको पेड़ में पानी भी देना है, पोषक तत्व के लिए खाद वगैरह भी देना है। खाद के लिए आप गोबर के खाद पेड़ के उम्र के मुताबिक 2 टोकरी से लेकर के आपको करीब 20 टोकरी 25 टोकरी तक एक पेड़ पर गोबर का खाद देना पड़ता है। इसके सिवाय में अगर आपको
पोटास खाद के बदला में हड्डी का चूरा मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसको आपको हड्डी का चूरा 2 किलो प्रति पेड़ के हिसाब से देना। इनके अलावे में आप यूरिया और डीएपी जो है ये भी आप 1-1 किलो दीजिए, 2 बराबर हिसाब बांट करके साल में। उम्र के हिसाब से इसको कम और बेसी अपना जैसा पेड़ उम्र के साथ साथ उसका बढ़वार कितना उसके ऊपर भी ये निर्भर करेगा आपको देना। इनके अलावे में आप हर एक पेड़ पर आधा किलो, अगर बड़ा पेड़ है तो फल देने वाला पेड़ है तो आपको आधा किलो बोरेक्स एक पेड़ में देना पड़ेगा आपको साल में 2 बार में, बरसात में और फरवरी में, अभी 2 बराबर हिस्सों में बांट करके। ये पोषक तत्व प्रबंधन की बात हो गई। अब इसके बाद आता है तीसरा चीज़, वो है कि रोग और कीट से बचाव। नहीं, यहाँ पर हम डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि जैसा आपने अभी पोषक तत्वों के बारे में बता दिया, जी। जब हम पोषक तत्व हमारे किसान भाई डालेंगे तो उस वक्त सिंचाई देंगे या नहीं देंगे? पोषक तत्व देने के तत्काल बाद में आपको सिंचाई कर देना है। हाँ, यही चीज़ जानना चाहते हैं। अब बात आती है रोग प्रबंधन की। तो रोग प्रबंधन हमारे किसान भाई कैसे करें? हाँ, रोग प्रबंधन के लिए किसान भाई फूल आने से पहले आपको एक बार 2 दवा का नाम नोट रखी। एक डाइथेनेम 45 मैंकोजेब के नाम से जाना जाता है इसे, और एक कंपनी बनाती है डाइथेनेम 45 के नाम से, अन्य कंपनियां अन्य नामों से भी बनाती है। इसको आप प्रति लीटर पानी में 2.5 ग्राम घोलकर छिड़काव करें। एक दूसरा, इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा या रोगर नाम की दवा, 2 में से कोई एक। पहली बार रोगर यदि है तो 1.5 ml और इमिडाक्लोप्रिड है तो 1 ml 1 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव करें। इसके बाद जब फूल का मुंह खुलने लगता है उसके बाद आप कदापि किसी भी रासायनिक दवा का इस्तेमाल अपने पेड़ों पर नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो क्या होगा कि पेड़ पर इनमें पर परागन के द्वारा लीची और आम में फल लगता है। पर परागन मक्खियों के द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। वे कीट या तो आएंगे नहीं गंध के कारण, या जो आए रहेंगे वे दवा के कारण मर जाएंगे। इस तरह से आपका परागन प्रभावित होगा। अब आपके पेड़ में फूल तो आया रहेगा लेकिन फल एक भी नज़र शायद न आए। इसके लिए आपको ध्यान देना है कि जब तक फूल से फल छोटा छोटा एकदम बिंदु के बराबर, मसूर के दाना के आकार के बराबर होता है इसका आम और लीची का फल, उस समय के पहले फूल का मुंह खुला है तब तक कोई दवा का छिड़काव नहीं करेंगे। जब फूल से फल जब बन गया, अब आपको प्रबंधन के लिए सोचना है। इस समय फिर डाइथेनेम 45 का उसी मात्रा में छिड़काव करेंगे, और रोगर अगर पहली बार छिड़काव किए थे इस बार इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करेंगे। पहली बार इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव किए तो इस बार रोगर का छिड़काव करेंगे। और इसके अलावा में एक और दवा जो कि आप देखते हुए कि हमारे फल झड़ते हैं आम और लीची में, वे पेड़ पर लगे रहें, उसके लिए आप प्लेनोफिक्स नाम की दवा बाजार उपलब्ध है। 10 लीटर पानी में 1.5 ml घोल करके आप पेड़ों पर छिड़काव करें, और इस तरह से आपको जो फल झड़ना है वो झड़ेगा नहीं, रुक जाएगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार किसान भाइयों। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। हाँ, तो कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारियाँ? हाँ दीदी, आज कर जानकारी तो तय सुंदर रहे, तय बेस रहे। किसान भाई बहन मन खुद बताबे क्या करने बा। हाँ दीदी, बहुत ही बढ़िया जानकारी मिला आज। हाँ, तो अब क्या हम लोग विदा ले लें? हाँ दीदी, रहू विदा ले बेरा हो गलत मकिल किसान भाई बहन मन के तो पता के तो लिखवाए दो। हाँ किशन दा, तो किसान भाइयों बहनों, हमारा पता नोट कीजिए आप। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा उप महानिदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। पिन संख्या है 834001। अगले सप्ताह फिर नई जानकारियों के साथ हम उपस्थित होंगे। इसी के साथ हमको, किशन दा को और हमारी प्यारी गीता दी को विदा दीजिए। जोहार।